थी वो आपकी जो थी रिदम की क्लास वो हो गई थी ना? रिपीटेशन, रिदम, पैटर्न हो गया था? जी मैम। ओके। अच्छा, आप लोगों ने डिज़ाइन में ये प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़े? जी मैम। मैम अभी पढ़ रहे कौन कौन से कर लिए, कौन कौन से रहते हैं? मैम ये बैलेंस कर लिया, एम्फेसिस कर लिया, पैटर्न कर लिया और कोई भी किया शायद, ये बस यही किया। बैलेंस भी कर लिया। बैलेंस भी कर लिया। बैलेंस कर लिए, ठीक है। यानी फिर अब आज का जो था वो एम्फेसिस का था, तो वो फिर थोड़ा ही आप लोगों को क्लैरिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी सिंस आप उसका जो है वो काम वो कर चुके हुए हैं। तो ये थोड़ा जी मेरा ख्याल है फिर आपको इजीली जो है ना वो समझ आ जाएगा। अच्छा, असल में ये होता है कि जब आप एक चीज़ प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो उसकी फिर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आज वाला जो लेक्चर है वो है एम्फेसिस का ही। उसमें ये है कि थोड़ा मतलब उसके अंदर ना कुछ तरीके किस किस तरह से आप एम्फेसिस बेसिकली क्रिएट करते हो, और एक डिज़ाइन में क्या ज़रूरत होती है एम्फेसिस की इन फर्स्ट प्लेस। मतलब आप व्हाई इज़ इट इवन अ प्रिंसिपल कि आप इसको यूज़ करो अपने डिज़ाइन में, या आप इसको एज अ रूल कभी अप्लाई करो। तो सिर्फ ये जो है ना थोड़ा बहुत ही आज वाले लेक्चर में होगा। अच्छा, एम्फेसिस जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, या किसी बात को जो है प्रोमिनेंट करना, या लेट्स सपोज हाईलाइट। किसी हाईलाइट करना, एब्सोल्युटली। या हम अगर किसी ऑब्जेक्टिव चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी फिजिकल चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको प्रोमिनेंट कर देना। ठीक हो गया? एम्फेसिस वर्ड जो है वो फिर दोनों सेंसेस में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव चीज़ों के लिए भी और नॉन ऑब्जेक्टिव के लिए भी। डिज़ाइन में या आर्ट में जब हम एम्फेसिस की बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे जो एक आसान एग्जांपल है वो ये वाली इमेज है। अब आपके पास एक तरफ एक इमेज है जिसमें कोई भी एम्फेसिस एज सच नहीं है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। यू कैन सी अ ट्राइंगल, यू कैन सी अ सर्कल, रेक्टेंगल, सब कुछ है। लेकिन दे आर जस्ट देयर, उसके अंदर कोई ऐसा सेंस ऑफ कोई इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि सारे जो हैं वो एक इक्वल लेवल पे इक्वल लेवल पे बेस कर रहे हैं। उसके कंपैरिजन में जब आप लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज देखते हो ना, तो उसमें एक पॉइंट ऑफ फोकस क्रिएट होता है, और उसकी वजह ये है कि एक एलिमेंट जो है ना उसको आपने एम्फोसाइज किया हुआ है। डिज़ाइन में स्पेशली क्योंकि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो, आप लोगों के लिए एम्फोसिस जो है वो अंडरस्टैंड करना या अपने डिज़ाइन में उसको यूज़ करना इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो अब जैसे आप कल को किसी ब्रांड की कैंपेन करते हो, ठीक है, या आप कोई पोस्टर टाइप का बनाते हो, या आप जो है वो कोई सोशल मैसेज जो है वो आप कन्वे करते हो, मगर जो आप कन्वे करना चाह रहे हो वही उसके अंदर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो फिर जो है ना आपका डिज़ाइन वो बेसिकली फेल हो जाता है। दूसरा एक इसका एक एस्थेटिक रीज़न होता है कि जब भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट आप नहीं डेवलप करोगे ना, जब भी किसी चीज़ के अंदर आप पॉइंट ऑफ फोकस नहीं डेवलप करोगे, तो फिर व्यूअर जो है वो उसके साथ ज़्यादा देर इंटरेक्ट नहीं करेगा। वो फिर क्या करेगा, लेट्स सपोज अगर आपकी कोई फोटोग्राफी लगी हुई है, आपका पोस्टर लगा हुआ है, वो बस देखेगा और वो गुजर जाएगा, बिकॉज देर इज नथिंग इन दैट इमेज जो उसको होल्ड करे, जो उसको पकड़ के रखे। टेक्स्ट में भी एम्फेसिस यूज होता है, आर्ट में एम्फेसिस यूज होता है। टेक्स्ट में तो अखबारों में आप देखो जो हेडलाइन है वो कितनी बड़ी करके लिखी हुई होती है, ठीक है, उसका फॉन्ट सबसे ज्यादा जो है वो बोल्ड होता है, हाईलाइटेड होता है। ये सारे जी। मतलब तरीके होते हैं एम्फेसिस क्रिएट करने के। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको जब रिदम पढ़ाया था, तो मैंने उसके अंदर एक चीज मेंशन की थी, सॉरी, एक चीज तो होती है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न अगर चल रहा है चल रहा है चल रहा है तो वो तो मतलब वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने काम में रिदम क्रिएट करना है ना, तो आप पैटर्न भी चलाते हो और उसके साथ आप पैटर्न को ब्रेक भी करते हो। उस सूरत में जो है रिदम वो बनता है। इसी तरह जब हम एम्फेसिस की बात करते हैं ना, तो एम्फेसिस में एक तो फोकल पॉइंट है ना जो आपने क्रिएट करना है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को फोकस पे नहीं लाओगे, प्रोमिनेंस पे नहीं लाओगे, तब तक जो है आपके काम में एम्फेसिस आ ही नहीं सकेगा। मगर उसके साथ जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है वो होती है सबॉर्डिनेशन। देखो, जब तक आप कुछ एलिमेंट्स को छोटा नहीं करोगे, जब तक आप कुछ एलिमेंट्स को
सबॉर्डिनेट नहीं करोगे ना, तब तक आपके काम में एम्फेसिस बिल्ड नहीं होगा। अब जैसे ये वाली इमेज इसकी एग्जांपल है, अगर तो सारे के सारे एलिमेंट्स, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें कलर भी एक एलिमेंट है, इसमें जो सर्कल की शेप है ये भी एक एलिमेंट है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, बट ऑब्वियसली जो वो रेड कलर का सर्कल है वो एम्फेसाइज हो रहा है। अगर आपके जो बाकी जो सर्कल्स हैं वो भी सेम इंटेंसिटी पे आ जाए तो फिर तो एम्फेसिस नहीं रहेगा, फिर तो सिर्फ इक्वलिटी आ जाएगी और सारे के सारे एक ही लेवल पे आ जाएंगे और कोई एक चीज़ कभी भी फोकस नहीं हो सकेगी। इसलिए जब भी एम्फेसिस की बात होती है ना, तो एक चीज़ आपने हमेशा रियलाइज़ करनी है, देखो किसी बंदे को बादशाह बनाने में जो है ना अवाम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, अगर अवाम नहीं होगी तो बादशाह कौन होगा। सो नेचुरली अगर कोई जो है वो स्टेप डाउन नहीं कर रहा, आर्ट में हम बात करते हैं कोई एलिमेंट जो है वो छोटा नहीं हो रहा, वो म्यूट नहीं हो रहा, वो सबॉर्डिनेट नहीं हो रहा, तो फिर एम्फेसिस जो है ना वो क्रिएट नहीं हो पाता। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ डिज़ाइन, तो फिर आप ये चूज करते हो कि आपने किसको जो है वो फोकल पॉइंट पे लाना है और किसको जो है वो आपने सबॉर्डिनेशन में लेके जाना है। ऑब्वियसली सबॉर्डिनेशन में आप सर्टेन एलिमेंट्स को लेके जाओगे तभी आप एक एफिशिएंट फोकल पॉइंट जो है वो आप क्रिएट कर सकोगे। इसके बाद ना मतलब कुछ तरीके हैं जो अभी मतलब हम डिस्कस करेंगे, जिन जिन तरीकों से फोकस जो है वो क्रिएट होता है, एम्फेसिस क्रिएट होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने इसमें नोट करनी है कि मैं सिर्फ आपको जो है ना वो आउटलाइन काइंड ऑफ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि अच्छा ये तरीका होता है, ये तरीका, ठीक है। लेकिन जब आप इमेजेस को देखोगे ना तो आप नोट करोगे कि एक ही इमेज में मल्टीपल तरीके जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले उसमें आ जाता है लाइन। इसमें ना दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप किसी इमेज में एक सर्टन तरह की लाइन यूज़ करोगे मेजॉरिटी में, उसके कंपैरिजन में आप कोई ऐसी लाइन लगा दो जो कि क्वांटिटी में उससे कम हो, तो एम्फेसिस आपका जो है ना वो कम क्वांटिटी वाली लाइन पे चला जाएगा। जैसे ये इमेज इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो मेजॉरिटी जो इस टाइम विजुअल वेट जिसका ज़्यादा है ना, वो पीछे जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हैं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली जो डायगोनल लाइंस का जो स्क्रॉल है आप उसको नोटिस करते हो, बिकॉज वो क्वांटिटी में उस लिहाज से कम है। दूसरी चीज़ जो लाइन में अंडरस्टैंड करने वाली है ना, वो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, बल्कि मैं आपसे पूछती हूँ, लाइंस का सिंबोलिज्म आपने पढ़ा हुआ है, सबसे इंटरेस्टिंग लाइन कौन सी होती है, सबसे अट्रैक्टिव लाइन कौन सी होती है? आपने कर्व पढ़ी है, कर्व्ड। कर्व सबसे इंटरेस्टिंग होती है, मैम मेरे ख्याल से तो है। ठीक मैम है। उसके सारे ऑर्गेनिक चीजें और ये मैम चीजें काफी चीजों को रिप्रेजेंट करती है, सॉफ्टनेस को, फेमिनिज्म को, इस तरह चीजें। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी यही ज्यादा आती है और डायगोनल भी हो सकती है मैम। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं डायगोनल लाइन जो है ना वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। मतलब आप किसी डिज़ाइन में नोटिस करो, अगर बहुत ज़्यादा वर्टिकल लाइंस है, बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन है और बेशक आपने थोड़ी सी कहीं डायगोनल लगाई हुई है ना, तो हमेशा आपका फोकस जो है वो डायगोनल लाइन पे जाएगा। उसकी एक रीज़न ये होती है कि डायगोनल लाइन जो है ना वो एक्शन को सिंबलाइज करती है, एंड समहाउ एक्शन इज ऑलवेज मोर अट्रैक्टिव देन एवरीथिंग एल्स। तो लाइन की जब हम बात करते हैं ना, अगर आपने किसी भी काम में एम्फेसिस क्रिएट करना है, आप उसको डायगोनल लाइन में ले जाओ, तो आपके काम में ऑटोमेटिकली जो एम्फेसिस है ना वो बिल्ड हो जाएगा। तो अब ये इस इमेज में दो चीज़ें हैं, एक तो क्वांटिटी कि आपका विजुअल वेट अगर बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में आपको एक ऐसी चीज़ यूज कर लो जिसका विजुअल वेट कम है। अच्छा, विजुअल वेट की क्लैरिटी तो है ना आपको कि क्या होता है? यस मैम। ठीक है, परफेक्ट। और दूसरी चीज़ ये कि डायगोनल लाइन जो है ना किसी भी डिज़ाइन में, बेशक आपने बहुत ज़्यादा वर्टिकल लाइंस हो, बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, लेकिन डायगोनल लाइन जहाँ भी होगी इट विल बी मोर अट्रैक्टिव देन एवरीथिंग एल्स। उसके बाद आ जाता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस वर्ड उर्दू में इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देना। विजुअल में अगर हम बात करें तो ये इमेज जो है ना, दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे बहुत सारी लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं एट वन पॉइंट।
अब इस इमेज को अगर आप देखो तो कौन सा पार्ट जो है वो एम्फोसाइज होता है, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा फोकस पे आता है? दरमियान वाला। जहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं लाइन सारी। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने ना जहन में रखनी है, जब हम आगे मूवमेंट पढ़ेंगे ना तब वो वाला पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी इमेज में जो लाइंस होती है ना, किसी भी इमेज में मैं वो वाली लाइंस की बात नहीं करी जो आप एग्जैक्टली लाइक फुट्टे के साथ लाइनें लगा दो, वो नहीं। कई दफा ना इमेज में हम इनविजिबल लाइंस यूज करते हैं जो कि हमारी नज़र को एक रास्ता देती हैं, और फिर हमारी नज़र जो है वो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसी रास्ते पे चलते चलते उस पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे डिज़ाइनर या आर्टिस्ट चाहता है कि आप उसको देखो। अब यहाँ पे बेसिकली जो एम्फोसिस क्रिएट हो रहा है उसकी एक रीज़न ये कि जो साइड पे जितनी लाइन है ना, जो वो कन्वर्जेंस जो बन रही है, वो बेसिकली आपकी नज़र को एक रास्ता देती है जिसको आप फॉलो करते करते उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो। यही वाला काम जो है ना ये आपका पर्सपेक्टिव लाइंस के साथ होता है। कभी पर्सपेक्टिव लाइंस को आपने नोट किए? वो जो इसकी रोड की लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पे यस जाके मैम। आगे हो जाती हैं। तो आप नोट करो, आप हमेशा जो वो एंड ऑफ द रोड है आप उसको देखते हो हमेशा, क्योंकि वो जो साइड की लाइनें होती है ना रोड की, वो आपकी नज़र को एक रास्ता देती है और फिर आप उस पॉइंट पे ही जाके रुकते हो, आप सबसे पहले उसी पॉइंट पे जाके देखते हो, वो एम्फेसिस जो है ना वहाँ पे आपका बिल्ड होता है। तो मूवमेंट जब आप पढ़ोगे तब हम इस बात के ऊपर दोबारा आएंगे। ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपकी नज़र को एक रास्ता मिलता है, तो कन्वर्जेंस में भी बेसिकली यही वाली चीज़ होती है। तो आपने अगर अपने काम में एम्फेसिस बिल्ड करना है तो आप कलर्स के थ्रू, आप लाइन के थ्रू, आप शेप के थ्रू कन्वर्जेंस बिल्ड करके ना बहुत आसानी से एम्फेसिस अपने काम में बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आइसोलेशन। अच्छा, आप लोग मतलब काफ़ी फेमिलियर हो गए अब तो कोरोना की वजह से इस वर्ड को लेके कि आइसोलेशन क्या होता है। ये बेसिकली जी होता है मैम। हाँ, किसी चीज़ को अलग कर देना, किसी चीज़ को अकेला कर देना, बाकियों से बिल्कुल जो है वो उसको सेपरेट कर देना, आइसोलेशन होता है। अच्छा, ये वाला काम हम लोग जो है ना नॉर्मली डिज़ाइन में भी यूज़ करते हैं, जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है आइसोलेशन की। अब यहाँ पे आप नो डाउट जो पीछे पाइल है कॉइन्स का उसको भी देखोगे, ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं देखोगे, लेकिन आपका जो एम्फोसिस है ना, जो आपका ना चाहते हुए जो आपका फोकस है ना, वो वाला कॉइन बन जाता है जो अलग पड़ा हुआ है। एक चीज, दूसरी चीज, इस तरह का कोई भी काम आप करो और आपने किसी एलिमेंट को आइसोलेट करना हो तो हमेशा कोशिश करो कि उसको आप अपने कैनवस के शुरू में रखो। जो ये वाला पार्ट होता है ना इस टाइम जहाँ पे कर्सर है, ये वाला पार्ट, ये होता है कैनवस का बिगिनिंग, कैनवस का शुरू। वैसे तो यस। मतलब पूरा कैनवस आपका ही होता है, बट दिस इज द पार्ट विच इज बेसिकली क्लोजर टू यू। अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पे रखो तो ये वाला हिस्सा पहले आता है ना आपके, तो जो बॉटम पार्ट होता है ना, दैट इज बेसिकली द पार्ट क्लोजर टू यू। किसी भी चीज को आपने एम्फोसाइज करवाना है, किसी चीज को आपने फोकस करवाना है, उसको कैनवस के शुरू में रख दो और आइसोलेट कर दो, ऑटोमेटिकली देखने वाले का ध्यान वहां पे पहले जाएगा। अब ये एक पेंटिंग है, ये भी एक एग्जांपल है आइसोलेशन की। अब यहाँ पे भी उसने जो आइसोलेटेड है फिगर, उसको कैनवस के शुरू में रखा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पे आपने जहन में रखनी है, आप पीछे वाली बिल्डिंग को भी देखो तो वो भी आइसोलेटेड है। दो आइसोलेशन है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिस्ट ऐसा नहीं चाह रहा था कि आप सिर्फ एक पॉइंट को नोटिस करो, वो चाहता था आप दूसरे को भी नोटिस करो, ठीक है। और जो एक मूवमेंट वाली बात मैंने आपको पहले बोली थी, अब वो मूवमेंट आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कैसे हो रही है? जी मैम, ये मॉडल से वो घर तक। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इस लेवल पे ना इतनी जल्दी समझ नहीं आती क्लास को ये वाली चीज, बट इट्स रिमार्केबल कि आपको समझ आ गई है। अब क्योंकि वो फिगर जो है वो घर की तरफ देख रहा है, आप सबसे पहले फिगर को देख रहे हो और आप फिर फिगर की ही नजर को फॉलो करके घर की तरफ देखते हो। दिस इज हाउ मूवमेंट इज मेड इन आर्ट और इन डिजाइन। आप जो है वो इनविजिबल लाइंस दे देते हो कि यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो। इस तरह से जो है ना काम में मूवमेंट बिल्ड होती है। वरना अगर वो फिगर जो है वो आपकी तरफ देख रहा हो, लेट्स सपोज उसका चेहरा आपकी तरफ है, तो आप पीछे वाली कोई भी चीज नोटिस नहीं करोगे, क्योंकि रास्ता बंद हो गया ना, मूवमेंट खत्म हो गई वहां पे। तो आइसोलेशन उसने एक तरह से क्रिएट की हुई है, दोनों फिगर्स जो दोनों उसके मेन एलिमेंट्स है वो आइसोलेटेड हैं,
और उसको एक पाथवे ऐसे प्रोवाइड किया कि आप घर को भी उसी तरह से नोटिस कर रहे हो और आप फिगर को भी उसी तरह से नोटिस कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है वो एक एम्फोसिस तो फिगर है ही, उसके साथ उसने हाउसेस को भी एम्फोसाइज कर दिया, मतलब उसको इग्नोर नहीं होने दिया अपने काम में। उसके बाद आ जाते हैं फोकल पॉइंट। अच्छा, ये जो पर्सपेक्टिव लाइंस की मैंने बात की थी, ये जो लाइंस होती हैं पर्सपेक्टिव लाइंस स्पेशली, वो एक जो है रास्ता आपको प्रोवाइड कर देती हैं, एक ऑटोमेटिक एक जो है ना फोकल पॉइंट आपको प्रोवाइड कर देती हैं, जिसको फॉलो करके आप उसी पॉइंट पे पहुंचते हो जो कि एम्फोसाइज्ड होता है, या जो कि एम्फोसिस जिस पे क्रिएट करना होता है। फिर एक ये वाली इमेज की एग्जांपल आपके पास आ जाती है। अब इसमें दो तरीकों से जो है ना वो एम्फोसिस बिल्ड हो रहा है। अब आप बताओ कि किस किस तरीके से हो रहा है। लाइंस तो हैं, ठीक है, जो रेलिंग की मैम लाइन। एक तो लाइन, हाँ, और मैम ये डायरेक्ट और नजर मैम जो है ये बीच की ये तरफ जो जा रही है। सैंड और बादलों के दरमियान में जो आ रहा है समंदर में भी उससे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही किया है। अच्छा, एक चीज है ना जो आपने याद रखनी है, जिसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ भी है, दैट वी आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू लाइट। ठीक है, वी ऑलवेज समहाउ फॉलो लाइट। आप किसी कमरे में हो ना, अंधेरे कमरे में हो, तो आप उसी रास्ते की तरफ जाओगे जहाँ से आपको हल्की सी रोशनी नजर आ रही होगी। तो इवन अगर आप अंधेरे में ना भी हो, तब भी अगर आपके सामने इस तरह की कोई इमेज मौजूद हो, तो जहाँ पे लाइट है ना, वो आपको हमेशा ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब आपने अपने काम में एम्फेसिस बिल्ड करना है, जैसे इस फोटोग्राफर ने इस वाले काम में किया हुआ है, तो उसने लाइट को भी यूज किया। जो आपके कैनवस की शुरू वाली पार्ट है, उसको शैडो में रखा, ठीक है, और बाकी जो है, जो वो चाहता था जहां आपका ध्यान जाए, इस पे लाइट कर दी। अब अगर जो शुरू वाला पार्ट आप इमेजिन करो, जहाँ पे इस टाइम आपको शैडोज नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर, अगर ये भी लाइट में होता ना, तो आपको पीछे वाला बीच जरा भी ना नजर आता, आपका एम्फेसिस ही ना होता वहां पे, क्योंकि सारी जगह तो इक्वल हो गई। यहाँ पे फिर वो वाला पॉइंट आ जाता है कि कुछ चीजों को सबॉर्डिनेट करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो एम्फेसिस जो है वो आपका बिल्ड नहीं होता। अब दो चीजें, लाइट एंड डार्क का कंट्रास्ट, और जो लाइंस है, रेलिंग की लाइंस, ब्रिज की लाइंस, वो एक आपकी आंख को एक पाथवे प्रोवाइड करी है, जहां से आप मूव करते करते सीधे जाके समंदर को, आसमान को, रेत को देखते हो। उसके बाद आ जाते हैं कलर। अच्छा, कलर भी मल्टीपल तरीकों से जो है ना वो इस्तेमाल होता है जब हम एम्फेसिस की बात करते हैं। अब कलर्स तो कुछ आपको आइडिया होगा ही, कुछ कलर्स भी ऐसे होते हैं जो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। आप लोगों ने वो असाइनमेंट का कुछ देखना शुरू किया, कलर साइकोलॉजी वाली जो असाइनमेंट थी, कुछ करना शुरू किया उसका? नहीं किया? मैम वो मेरे ख्याल में हमें नहीं दी आपने। मैम आपने हमें कोई असाइनमेंट नहीं दी। मैंने कलर वाली असाइनमेंट नहीं दी। मैम कोई नो असाइनमेंट मैम, नहीं दी आपने। ओके। अभी तो मिड्स वाली अभी तो चल रही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मिड वाली चल रही है। अच्छा, मिड आपका सबका सबमिट हो गया? जी मैम, लेकिन ड्राइंग का आपने बोला था कि उसका लिंक आप लिंक, लेटर से सेंड ओके, करेंगे। मैं वो अभी ये लेक्चर एंड होता है ना, मैं आपको लिंक भी उसका भेज देती हूँ। आप एक दफ़ा सबको कहना कि उसके ऊपर जो है ना वो सबमिट करवा दें। और कलर वाली असाइनमेंट जो है ना वो फिर मैं एक वॉइस नोट ही ग्रुप में भेज देती हूँ। ओके मैम। अच्छा, ओके वो मैम। मेंशन मैंने इसलिए किया था ये वाली बात, क्योंकि जो कुछ कलर्स होते हैं ना वो इटसेल्फ बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। और मतलब आप किसी भी काम में उन यस। कलर्स को आप यूज कर लो ना, तो वैसे ही आपका एम्फोसिस बिल्ड हो जाता है। कुछ कलर्स बड़े म्यूटेड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं इटसेल्फ। तो जब हम एम्फेसिस की बात करते हैं काम में, तो मल्टीपल तरीकों से जो है ना उसके अंदर कलर्स को यूज करके आप अपने काम में एम्फेसिस बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले तो आ जाता है कि वैल्यू। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर एक ही कलर के टोन्स एंड शेड्स चल रहे हैं, आपके पास दूसरे कलर की इजाजत नहीं है, दूसरे कलर की गुंजाइश नहीं है। जैसे आप पेंसिल शेडिंग के साथ काम कर रहे हो या चारकोल के साथ काम कर रहे हो, तो जाहिर है उसके अंदर और तो कोई कलर नहीं होगा ना। तो फिर उसके अंदर एम्फोसिस आर्टिस्ट या डिजाइनर कैसे बिल्ड करता है। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले ध्यान किधर जाता है? मैम मैम लाइट जो एरिया। वाइट वाइट जो एरिया है। वाइट जो एरियाज के ऊपर।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें और भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बेसिकली एक आर्टिस्ट की जो है ना ये पेंटिंग है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसने बनाई। और मैं ये आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप कल को थोड़ा कोई आर्टिस्टिक काम भी शुरू कर दो। तो अब आर्टिस्ट जो होता है ना वो अ, अब उसके पास तो बिकॉज एक बिल्कुल एक फ्रीडम होता है, बिल्कुल एक ब्लैंक आप समझो उसके पास कैनवस मौजूद होता है और उसने खुद से सारी कंपोजिशन करनी होती है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की एक ड्राइंग है जिसमें एक औरत जो है ना वो लाशों में से ढूंढ रही है अपने बेटे को, मतलब अपनी बेटे की लाश जो है ना वो ढूंढ रही है। और ये सारा काम क्योंकि चारकोल में है तो अब वो बेसिकली अगर आप उस पूरे थीम को आप समझो तो बनता यही है कि वो सारा काम जो है ना वो डार्क्स में हो, वो ब्लैक्स में हो। तो उसी तरह से फिर आर्टिस्ट ने किया कि एक वो मूड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एक माँ जो है वो ढूंढ रही है, लाश ढूंढ रही है, तो इटसेल्फ इट्स नॉट अ वेरी फैंसी थिंग। तो उसने पूरा जो इमेज है उसको रखा है डार्क्स में। जो फिगर है वो आपको इस टाइम जो है वो डार्केस्ट नजर आता है, बाकी सब जगह मिडिल टोन है। जो फिगर है वो डार्केस्ट है। और फिगर का जो यस हाथ मैम। है, फिगर भी नीचे की तरफ देख रहा है, उसके हाथ भी नीचे की तरफ है। और जो फिगर जो नीचे जो लाश पड़ी हुई है वो सबसे ज्यादा लाइट है। अब जो बड़ा फिगर है जो इस टाइम बिल्कुल ब्लैक में है वो नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ से आपको रास्ता मिल गया, आप सबसे पहले बड़ा फिगर देखते हो। वो नीचे देख रहे हैं तो आप भी ऑटोमेटिकली नीचे देखते हो। जब आप नीचे देखते हो तो आपको वो नीचे उसके बेटे की लाश नजर आती है जो कि बिल्कुल वाइट में है, जो कि एक एम्फेसिस पूरे काम में क्रिएट करती है। अब यहाँ पे मतलब एक आर्टिस्ट का एक बड़ी जीनियस अप्रोच है कि उसने ना सिर्फ एक जो वो मूड बनाना चाह रहा था पूरी पेंटिंग का वो भी बना दिया, जो ट्रेजेडी वो दिखाना चाहता था वो भी उसने दिखा दी, और उसके साथ साथ उसने जो एक एम्फेसिस बिल्ड करना था वो भी उसने कर लिया। तो लेट्स सपोज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपके पास मुख्तलिफ कलर्स को यूज़ करने की गुंजाइश ना हो, तो फिर सिंपल वैल्यूज को भी यूज़ करके, कलर के टोन्स और शेड्स को भी यूज़ करके आप एम्फेसिस जो है वो बिल्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज़ को एम्फेसाइज करना चाह रहे हो। उसके बाद आ जाता है कंट्रास्ट। किसी भी कलर के ऊपर आप एक दूसरा कलर अगर इस तरह से आप यूज़ करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो एम्फेसाइज हो जाएगी क्योंकि कंट्रास्ट वो बिल्ड कर रही होगी। कलर व्हील आप लोगों ने पढ़ा होगा डिज़ाइन में। कलर व्हील में एक कलर के ऑपोजिट जो कलर होता है ना वो उसका कंट्रास्ट होता है। किसी भी काम में अगर आपने एम्फेसिस, आपका कोई काम है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेड है, पूरा पूरा आपका कैनवस ही रेड है, लेकिन आपने उसमें एम्फेसिस भी बिल्ड करना है, तो आप किसी एक जगह पे अगर ग्रीन का डॉट भी लगा दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो जाएगा क्योंकि वो उसका कंट्रास्ट है। फिर जब हम मोनोटोन्स की बात करते हैं, इस तरह से जो भी ये ब्लैक एंड वाइट्स होते हैं, ग्रे स्केल्स होते हैं, उसके ऊपर तो आप कोई भी इस तरह का कलर लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली जो है कंट्रास्ट बिल्ड करेगा और वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने वाले के लिए बहुत अट्रैक्टिव भी होगा। तो किसी भी तरीके से अपने कलर का किसी भी तरीके से आप कंट्रास्ट अगर यूज़ करो ना तो वो एक बड़ा एक इजी वे होता है एम्फेसिस बिल्ड करने का। उसके बाद आ जाते हैं साइज। लेट्स सपोज आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक रेगुलर साइज में चल रहे हैं, मगर आप कोई एक एलिमेंट भी उसके अंदर ऐसा डाल दोगे ना जो जिसका साइज बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली एम्फेसाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करो सारे एलिमेंट सेम है, सबके सब सर्कल्स हैं, सबके सब वाइट हैं, सबके सब ग्रे सरफेस पे हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक जो है वो एवी है ना, मतलब वो पॉइंट ऑफ फोकस बन जाता है बिकॉज इट 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 हैज़ एन एडवांटेज ऑफ साइज। तो इंक्रीज करके अब अखबारों में क्या होता है, अखबारों में भी तो यही करते हैं ना, वो एक जो हेडलाइन होती है उसका साइज ही इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली एम्फोसाइज हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्लेसमेंट। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो पीछे से मैं थोड़ा थोड़ा आपको करके बता रही हूँ ना मूवमेंट, ये सारा कुछ है, यहाँ पे आपको बड़ा प्रॉपर तरीके से ना ये चीज़ समझ में आएगी। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट नज़र आता है, कौन सा एम्फोसाइज हो रहा है? मैम फ्रेम के अंदर बात फ्रेम है। जी मैम, फ्रेम के अंदर जो बादल से। बिल्कुल। अब इसके जो है ना मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो इसके अंदर आपको इस इमेज में आपको कंट्रास्ट भी नजर आएगा। कंट्रास्ट कैसे? बाहर वाले बादल जो हैं वो मिटे मिटे से हैं,
लेकिन जो फ्रेम के अंदर बादल हैं वो बड़े डेफिनेटिव हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े डिफाइंड शेप वाले हैं। जी मैम। दूसरी चीज आती है मूवमेंट। फिगर सामने मौजूद है और फिगर बादल की तरफ देख रहा है, आप सबसे पहले फिगर को देखते हो और क्योंकि वो वहां देख रहा है तो आप भी ऑटोमेटिकली उधर देखते हो। तीसरी चीज आ जाती है फ्रेम। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये थोड़ी सिंबॉलिक है। जो फ्रेम है ना, फ्रेम इटसेल्फ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है किसी भी चीज को एम्फसाइज करने के लिए। वो उसका उसका पर्पस ही ये होता है। अब आप अपनी दीवारों के ऊपर वैसे क्यों नहीं तस्वीरें लगा देते, फ्रेम क्यों करवाते हो? ताकि वो नजर आए, क्योंकि ताकि वो फोकस दिए मैम। एग्जैक्टली ताकि वो फोकस हो। तो फ्रेम इटसेल्फ एक सिंबल ही ऐसा है कि वो एम्फेसिस क्रिएट करने में बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट भी है, यहाँ पे कंट्रास्ट भी है, यहाँ पे सिंबोलिज्म भी है। और डिजाइनर ने उसको प्लेस इस तरह से कर दिया कि आपने ऑटोमेटिकली सबसे पहले उस चीज को देखा। तो प्लेसमेंट जो है ना वो भी बहुत ज्यादा काउंट करती है। और प्लेसमेंट आगे कुछ है उसके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया, कैनवस के शुरू में जो चीज होगी वो उसकी एम्फेसिस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। फिर प्लेसमेंट में एक यस रूल ये होता है, अगर आपने किसी चीज को एम्फोसाइज करना है, लेट्स सपोज आप ड्राइंग कर रहे हो, उस चीज को सेंटर से हटा दो। कभी भी सेंटर में मौजूद चीज जो है ना वो प्रोमिनेंट नहीं होगी। हमेशा जो चीजें थोड़ी सी ऑफ सेंटर होती है ना वो आपकी ज्यादा फोकस में आती है, वो आपकी ज्यादा एम्फोसाइज होती है। तीसरा पॉइंट, आप जिस चीज को एम्फोसाइज करवाना चाहते हो उसको राइट हैंड साइड पे रख दो। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि हम जब किसी इमेज को देखना शुरू करते हैं हम हमेशा राइट हैंड साइड से देखना शुरू करते हैं। अब इसकी काफी सारी मतलब साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। इसके बारे में आप चाहो तो आप खुद से पढ़ भी सकते हो। लेकिन जो मुझे इसकी रीजन समझ आती है वो ये कि क्योंकि मेजोरिटी जो लोग हैं वो राइट हैंडेड होते हैं ना, सीधे हाथ से लिखते हैं। तो इस वजह से हम जब किसी चीज को परसीव करना शुरू करते हैं तो हम राइट हैंड साइड से करते हैं। चौथी चीज, मेरे मेरे देखने में भी यही रीजन होगी, क्योंकि मैं जो चीज ज्यादा नोटिस करता हूँ ना वो लेफ्ट साइड से करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली आप यूज लेफ्ट हैंडेड, जी हाँ ये होता है। मतलब समहाउ आपका जो डोमिनेंट हैंड है ना, आप वहां से चीजें परसीव करना शुरू बॉडी का करोगे। मोस्टली हिस्सा जो ज्यादा वर्क करता है वो लेफ्ट ही करता है मेरा। वो हाँ, बेशक वो पता है क्या, आपकी पूरी साइड डोमिनेंट होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप उस साइड से लिख रहे होते हो। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप हमेशा कोई चीज पकड़ोगे ना तो आप लेफ्ट लेफ्ट से पकड़ोगे। जी आप अगर चलोगे तो आपका लेफ्ट फुट आगे होगा। आप कोई भी चीज परसीव करना शुरू करोगे तो आप लेफ्ट से शुरू करोगे। तो जो भी आपका डोमिनेंट हैंड होता है वो आपकी सारी एक्टिविटी जो है ना वो आपकी वहां से आप अपनी स्टार्ट करते हो। अब जो राइट हैंड वाला है वो मुझे इसलिए समझ में आता है क्योंकि मेजोरिटी हमारे जो आसपास लोग हैं वो राइट हैंडेड है। बहुत रेयर होता है कि लोग लेफ्ट हैंडेड हो। मेजोरिटी जो है वो राइट हैंडेड होती है। तो शायद इस वजह से ये एक बात बनी हुई है कि अगर आपको किसी चीज़ को एम्फसाइज करवाना है तो आप उसको राइट हैंड साइड पर रख दो। इसी तरह से अगर आपने एक बहुत बड़ा कैनवस है और आप चाहते हो कि उसके अंदर कोई सर्टेन पोर्शन जो है वो एम्फसाइज हो तो उसको नीचे रखो, कैनवस के शुरू में रखो। ये भी एक बात है कि हम लोग चीज़ों को नीचे से ऊपर परसीव करते हैं, ऊपर से नीचे नहीं करते। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीजन है, बट आई फाउंड आउट दीज पॉइंट्स। तो मतलब ये है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, ये गलत भी हो सकता है, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी एनीवेज, बट दिस इज व्हाट आई रेड। अच्छा, इसके बाद आ जाती है अनयूजुअल या यूनिक। कोई भी ऐसी चीज जो यूजुअल से, रूटीन से हट के हो। जैसे ये वाली इमेज है, इसमें सबसे पहले आपको क्या नजर आता है? कौन सी चीज पे फोकस होता है? मैम मैम मक्खी वाला जो सर है वो। ये वाला सारा है, क्योंकि वो एक रूटीन से हट के चीज है। ठीक है, वो एक अनयूजुअल चीज है। हालांकि बाकी आप इमेजेस को नोटिस करो ना, कलर का फर्क है ना, कोई साइज इसका बहुत ज्यादा फर्क है ना, कोई प्लेसमेंट को बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ एक जो उसमें फिगर है वो क्योंकि एक अनयूजुअल चीज है, एक यूनिक चीज है, तो वो ऑटोमेटिकली एम्फोसिस जो है वो उसके ऊपर आपका जाता है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ जो मैंने आपके साथ डिस्कस अभी किए भी हैं। ये राइट हैंड साइड वाली बात, आपकी कंपोजिशन से ऑफ सेंटर चीजें बनाओ वो वाली बात, एम्फोसिस आप अपने काम में क्रिएट करो, दीज आर फ्यू थिंग्स जिनको आप ध्यान में रख सकते हो व्हाइल डूइंग दैट। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आपने एम्फोसिस क्रिएट करना है तो ये आप अवॉइड कर लो। अच्छा, ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स इसलिए ऐड किए थे, या बाद में आप इनको पढ़ लेना,
दिस इज जस्ट फॉर लाइक योर ओन नॉलेज, लेकिन इसका उस तरह से कोई आपके एग्जाम के साथ या ऐसी किसी चीज़ के साथ ताल्लुक नहीं है। ये अब क्योंकि आप लोग जो है वो डिज़ाइन में काम कर भी चुके हो, ड्राइंग का कर भी रहे हो, तो ये मेरा ख्याल था कि एक होना चाहिए, इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन?